हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास क्लास 10th का, जिसका 3rd चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। आज हमारा पार्ट 4 बनता है इसका। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। हमने अभी तक किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी ने शुरू किया था, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया था। वहाँ से हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। आज हम करेंगे कि इस आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया, वो स्वराज के बारे में क्या सोचते थे, उन लोगों के क्या आदर्श थे। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया, समाज के जिस वर्ग ने हिस्सा लिया इस आंदोलन में, उनको हमने अलग अलग पार्टों में बांट दिया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संपन्न किसान। सविनय अवज्ञा आंदोलन में संपन्न किसानों ने हिस्सा लिया, क्योंकि सब जो भी समाज का वर्ग इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा था, उन सबके अपने अपने उद्देश्य थे और उनका सबका स्वराज का अपने लिए वो अपना मतलब निकालते थे। तो हम देखेंगे कि समाज के विभिन्न वर्गों के स्वराज के लिए क्या अर्थ था और वो स्वराज को किस रूप में सोचते थे और उन्होंने क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संपन्न किसान के बारे में। संपन्न किसान वो किसान था जो व्यावसायिक फसलों की खेती करता था। व्यावसायिक फसलों का मतलब वो फसलें हैं जिनको बेचते थे किसान, बाजार में बेचते थे, यानी जिनका प्रयोग घर पर कम किया जाता था, जैसे गन्ना, कपास आदि व्यावसायिक फसलों में आता है। ये लोग व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे, इनको बाजारों में बेच कर आते थे और वहाँ से नकद प्राप्त करते थे और उससे लगान चुकाते थे अंग्रेजों का। लेकिन हुआ क्या, उस समय आर्थिक महामंदी का दौर चल रहा था। ये किसान जो व्यावसायिक फसलों की खेती कर रहे थे, ये अपनी फसलों को किसी के पास जब बेचने जाते थे तो इनको कोई खरीदार नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इनको कहीं से भी नगद वेतन या नगद पैसा नहीं मिल पा रहा था। क्या हुआ, जब इनको नगद पैसा नहीं मिल पाता, ये लगान नहीं चुका पाते थे, लगान ये चाहते थे कि हमारा लगान माफ़ किया जाए या सरकार है जो अंग्रेज हैं हमारे लगान को कम कर दें। तो इन्होंने किस उद्देश्य से भाग लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ताकि जो लगान है अंग्रेजी सरकार द्वारा वो कम किया जाए, इसलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ये लोग, इन्होंने जो अंग्रेजों का बहिष्कार किया, जो भी गांधी जी कहते थे ये उनके अनुसार चले। क्यों? ताकि इनका लगान माफ़ हो सके। ये साथ साथ गांधी जी के चले, इनको जो बहिष्कार, जैसे नमक सत्याग्रह चला या जितने भी कपड़े का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, वो कानून तोड़े गए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, इन्होंने सब किया। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, बिना लगान कम किए, गांधी जी ने जब इस आंदोलन को वापस ले लिया, लगान कम भी नहीं हुआ, तब इन लोगों के अंदर निराशा आ गई और इन्होंने क्या किया, इस निराशा की वजह से क्या हुआ, ये आंदोलन में जब दोबारा आंदोलन शुरू हुआ, 1932 में जब दोबारा आंदोलन शुरू होता है, इन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। लगान यानी जो संपन्न किसान थे, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या हुआ, भारी लगान से मुक्ति, क्योंकि हर वर्ग अपना एक उद्देश्य लेकर इस आंदोलन में भाग ले रहा था और हर वर्ग के लिए स्वराज का अपना अलग मतलब होता था। आगे पढ़ेंगे हम गरीब किसान। गरीब किसान लगान में कमी तो चाहता ही था, साथ में कुछ और भी चाहता था। क्या चाहता था कि जो हमारा भाड़ा है वो माफ़ किया जाए। अब भाड़ा या किराया, किसका किराया था? जो किसान वर्ग था वो जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेते थे, उनके अंदर वो खेती करते थे और जमींदारों को उसके बदले भाड़ा दिया जाता था। जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, किसानों के पास पैसा नहीं रहा, जो गरीब किसान थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी फसलें थी उनके पास, थोड़ी थोड़ी जगह थी जहाँ पर वो खेती करते थे, उनको उसमें से नकदी प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वो भाड़ा
भाड़ा चुकाने में असमर्थ थे। तो ये क्या कह रहे थे कि हमारा भाड़ा है जो वो माफ़ किया जाए, यानी इनके लिए स्वराज्य का मतलब क्या हुआ, लगान में कमी, साथ में ज़मीन का भाड़ा माफ़ करवाना ही इनका स्वराज्य का मतलब हुआ। इन्होंने भाड़ा विरोधी आंदोलन चलाया, इसमें समाजवादी और कम्युनिस्टों का समर्थन इनको मिला। समाजवादी और कम्युनिस्टों का समर्थन तो मिला, परंतु कांग्रेस का समर्थन इनको इतना नहीं मिल सका। कारण क्या था, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कांग्रेस के अंदर संपन्न किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। कांग्रेस के जो संपन्न किसान थे वो नज़दीक थे कांग्रेस के, और जो ये गरीब किसान थे वो एक्चुअली किसकी तरफ, किसके लिए कर रहे थे आंदोलन, संपन्न किसानों के विरुद्ध तो वो आंदोलन कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इनको तो अपना भाड़ा माफ़ करवाना था। भाड़ा किससे माफ़ करवाना था, इन्हीं किसानों से, जमींदारों से भाड़ा माफ़ करवाना था। तब जब यदि कांग्रेस इनका साथ देती है तो कांग्रेस से ये रूठ जाते हैं या कांग्रेस के साथ ये नहीं चलते, इसलिए कांग्रेस इनके साथ, जो कांग्रेस के संबंध थे वो हिचकिचाहट से भरे हुए थे या अनिश्चित थे। उसके बाद आ जाता है हमारा व्यवसायी वर्ग। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चला, इस युद्ध के दौरान जो हमारा व्यवसायी वर्ग है उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था, उनको मुनाफा हुआ था। अब हमारा व्यवसायी वर्ग क्या चाहता था कि जो विदेशों से यहाँ पर सामान आता है वो बंद किया जाए। क्या कारण था कि जो विदेशों का सामान यहाँ पर आयात आता है, यानी आयात होता है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि वो सस्ता होता है, लोग सस्ता माल खरीदते हैं, और जो यहाँ के व्यवसायी हैं उनका सामान क्योंकि महंगा है, भारत में बना हुआ माल विदेशी माल से महंगा मिलता था, क्योंकि विदेशों मशीनों से माल बनता था। तो वो क्या कहते थे कि इस व्यवसायी हमारा वर्ग था वो बोलता था कि जो विदेशों से माल आता है उसको बंद किया जाए। तो इनका स्वराज्य का मतलब क्या था कि जब हमारा भारत स्वतंत्र होगा या हमें स्वराज्य का अधिकार मिलेगा तो औपनिवेशिक आयत पर रोक लगाई जाएगी, ऐसा इनके अनुसार स्वराज्य का अर्थ था। इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो और लोग थे उनको भी इसके अंदर शामिल किया, और आर्थिक रूप से भी कांग्रेस की इन्होंने सहायता की। तो क्या हुआ, जब 1931 में आंदोलन वापस ले लिया गया था तब ये भी पीछे हट गए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोई व्यक्ति किसी की आर्थिक सहायता नहीं कर पाता, या कोई व्यवसायी या कोई भी वर्ग लंबे समय तक आंदोलन में भाग नहीं ले पाता। तो धीरे धीरे ये लोग भी पीछे हटने लगे, और आगे जब दोबारा आंदोलन चला तो ये व्यवसायी वर्ग भी उस आंदोलन में बहुत कम हिस्सा ले पाए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा औद्योगिक श्रमिक वर्ग। ये वर्ग नागपुर में बड़ी संख्या में शामिल हुआ, इसके अलावा कहीं और से इनके शामिल होने की कोई बात नहीं पता चलती। रीजन क्या था, क्योंकि हमारा जो औद्योगिक वर्ग है वो किस लिए भाग ले रहा था इस आंदोलन में, वो भाग ले रहा था कि जो कम वेतन है, उद्योगपतियों द्वारा हमें कम वेतन दिया जाता है, और हमारी जो कार्य करने की स्थिति है वो खराब कार्य स्थिति में बदलाव लाया जाए। ये इस चीज़ के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ले रहे थे। अब किसके खिलाफ भाग ले रहे थे, उद्योगपतियों के खिलाफ भाग ले रहे थे। उद्योगपति कौन, वही व्यवसायी वर्ग, वो व्यवसायी वर्ग जो क्या कर रहा था, जो आर्थिक रूप से कांग्रेस की सहायता कर रहा था। जब ये वर्ग कांग्रेस की आर्थिक रूप से सहायता करता है तब कांग्रेस इस वर्ग के प्रति क्यों बोलती, इसलिए यह वर्ग, इस वर्ग को पता था कि जो हमारा औद्योगिक वर्ग है वो कांग्रेस के नज़दीकी है, कांग्रेस के नज़दीक है। हमारे उद्योगपति और मजदूर कांग्रेस से क्या है, दूरी बनाए हुए थे या कांग्रेस से दूर थे, इसलिए जो इनका बहिष्कार था, जो इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होना था, वो बहुत कम संख्या में ये लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। जितने भी हुए वो किस लिए हुए, क्योंकि उनको वेतन कम दिया जाता था, उनके कार्य करने की स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद हमारा अगला वर्ग बन जाता है महिलाएं। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत बड़ी संख्या में सहभागी दिखती है हमें इस आंदोलन में महिलाओं की। महिलाओं ने जो नमक सत्याग्रह था उसमें भी भाग लिया, नमक बनाया, नमक बनाने के बाद कानून तोड़ा, नमक कानून उन्होंने तोड़ा। जब गांधी जी कहीं भाषण देते थे तो हजारों की संख्या में महिलाएं उस भाषण को सुनने पहुंच जाती थी। महिलाएं
चाहे वो शराब की दुकानों की पिकेटिंग करनी हो, चाहे वो विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना हो, हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। परंतु महिलाएं कहीं भी कांग्रेस का कोई भी जो उच्च पद वो प्राप्त नहीं कर सकी। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि गांधी जी क्या कहते थे कि महिलाओं को घर का कार्य करना, एक अच्छी पत्नी बनना, एक अच्छी माँ बनना अति आवश्यक है, यानी उनका यह कार्य सबसे अधिक जरूरी है, इसलिए उनको यह कार्य अपना करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस वाले हिचकिचाते थे महिलाओं को कोई पद देने से। यहाँ तक हमने देखते हैं कि जो हमारे ये वर्ग हैं ये इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं, चाहे हमारे संपन्न किसान हैं, गरीब किसान हैं, व्यवसायी वर्ग है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग हैं या महिलाएं हैं। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ सीमाएं थी, यानी कुछ वर्गों ने इस आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। अधिकतर 2 वर्ग थे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। सबसे पहला कौन सा वर्ग था? हमारा दलित वर्ग। यह वर्ग सबसे पहले तो जो शब्द हमारी जो पुस्तक है उसमें प्रयोग किया गया है दलित वर्ग, जो यह वर्ग था 1930 के बाद यह वर्ग अपने आप को दलित कहलाने लगा कि जो यह वर्ग है वो सामाजिक अपंगता है। इस वर्ग के नेता स्वयं को सामाजिक अपंगता के तौर पर बताने लगे। सामाजिक अपंगता का मतलब क्या है कि वो समाज में अपंग है, उनको किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ, यह वर्ग ऐसा कहने लगा। तो क्या ये वर्ग क्या सोचता था कि जो हमें हमारे अधिकार हैं वो कैसे प्राप्त होंगे? राजनीतिक सशक्तिकरण की वजह से प्राप्त होंगे। जो यह वर्ग था कांग्रेस ने इस वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो हिंदू महासभा जो बनी हुई थी उस समय उसके साथ बहुत नज़दीक थी, उसके नज़दीकी संबंध थे कांग्रेस के और हिंदू महासभा के संबंध उस समय बहुत नज़दीकी थे। इसलिए जो कांग्रेस ने कभी इस वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने इस वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हमारे महात्मा गांधी हैं उन्होंने इस वर्ग की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अछूत, जिनको हमारा समाज बोलता है कि अछूत हैं, जब भारतीय एक वर्ग को अछूत बोलेंगे तो क्या भारतीय के आंदोलनों में वो भाग लेंगे? क्योंकि अंग्रेजों से ज़्यादा भेदभाव तो भारतीयों ने उनके साथ कर रखा था, तो वो आंदोलन में क्यों भाग लेंगे? तो गांधी जी ने कहा यदि हम इन्हें अपने साथ मिलाकर ना चलें या इस वर्ग का सुधार ना किया जाए तो जो हमारा देश है अगले 100 सालों तक भी आज़ाद नहीं हो पाएगा या हमें स्वराज्य नहीं मिल पाएगा। गांधी जी ने इनको नाम दिया हरिजन। हरिजन मतलब ईश्वर के जन या हरि के जन, इनको नाम दिया। जो मैला उठाने वाले थे, जो अछूत वर्ग जिनको कहा गया, उनके साथ स्वयं कार्य किया, शौचालय साफ करवाए ताकि उनको लगे कि नहीं हम भी आपके साथ हैं, आपके साथ जो आप कार्य करेंगे हम आपके साथ वो कार्य करेंगे। उन्होंने जो उच्च जाति के लोग थे उनको कहा, उनको हृदय परिवर्तन की बात कही कि अपने दिल इतने जो छोटे दिल कर रखे हैं इनको बड़ा कीजिए। जो ये अछूत है, यानी जो अपने आपके दिमाग में ये अछूत है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उन्होंने इनको सम्मान दिलाने के लिए जो सामाजिक भेदभाव इनसे हो रहे थे, यानी इनको मंदिरों में जाने पर इन पर रोक लगी हुई थी, कई सार्वजनिक स्थान यानी जो तालाब हैं, कुएं हैं, सड़कें हैं, वहाँ ये लोग नहीं जा सकते थे। इनके लिए, इनकी सहायता के लिए गांधी जी ने अनेक आंदोलन चलाए। जो ये वर्ग था, ये वर्ग क्या सोचता था फिर कि जो हम इस जो समस्या है हमारे पास, ये समस्या, इससे हम अपने अधिकार कैसे प्राप्त कर पाएंगे? राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा। तो राजनीतिक सशक्तिकरण क्या? इन्होंने अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कैसे की? ये लोग बोलते थे कि हमारे वर्ग का प्रतिनिधि खड़ा किया जाए, प्रतिनिधि हमारे वर्ग का खड़ा होगा, साथ में जो वोट देने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को ही होना चाहिए, यानी अलग से ही अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र भी अलग, प्रतिनिधि भी अलग। तब क्या, यदि कोई व्यक्ति
जैसे अब आरक्षण की सुविधा है, क्या है कि कभी यहाँ पर एससी की टर्न आती है, कभी महिलाओं की टर्न आती है, लेकिन वोट तो सब डालते हैं उसको। लेकिन ये लोग क्या कह रहे थे कि वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ हमारे वर्ग को होना चाहिए, और जो खड़े होने का यानी प्रतिनिधि के रूप में जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो भी सिर्फ हमारे वर्ग को होना चाहिए। हमें ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने इस चीज़ की डिमांड की। जो सामान्य अवज्ञा आंदोलन था उसमें इनकी हिस्सेदारी सीमित थी, यानी बहुत कम हिस्सेदारी इन्होंने इसमें ली। ये कांग्रेस को शक की दृष्टि से ही हमेशा देखते थे। इनका मानना था कि कांग्रेस तो जो हिंदू है उनकी एक सभा है, उन्हीं की बनाई हुई है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया और इसके अंदर एक दलित लोगों को इसके अंदर रखा, यानी दलित वर्ग एसोसिएशन किसके लिए बनाई? दलित लोगों के लिए बनाई गई। अब आगे आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूना पैक्ट। आपके पास आ सकता है कि पूना पैक्ट से आप क्या समझते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट के किस लिए हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। इस टाइप से कोई 1 नंबर में 2 नंबर में ये क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ सकता है, चाहे आप 10th क्लास लगा लीजिए या आगे जाकर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए पूना पैक्ट है क्या चीज़। जब गांधी जी 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए, जैसे हमने पहले पिछले उसमें किया था कि लंदन में उनकी जो वार्ता वो असफल रही और उसके बाद वो भारत आ गए। अब उनकी वार्ता असफल क्यों रही? जब गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर लंदन गए, वहां जाकर देखा कि उनके अलावा भी अन्य वर्गों के लोग लंदन आए हुए थे, यानी जो अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों की नीति तो क्या थी, फूट डालो राज करो की नीति थी। उन्होंने क्या कर रखा था, दलित वर्ग के जो मुखिया थे उनको अलग बुलाया हुआ था, जो आपके कांग्रेस के नेता थे उनको अलग बुलावा दिया हुआ था, आपके जो मुस्लिम लीग के नेता थे उनको अलग से बुलावा दिया हुआ था। यानी एक भारत के 3 नेता, वो यही था ना, फूट डालो राज करो की नीति का तो वो अपनाते ही थे, इसलिए उन्होंने एक देश से 3 नेताओं को लंदन बुलाया हुआ था गोलमेज सम्मेलन में। वहाँ पर जो हमारे जो मुस्लिम वर्ग है वो तो मांग ही रहा था अपने लिए अलग निर्वाचक मंडल, साथ साथ में जो भीमराव अंबेडकर थे वो भी यही कह रहे थे कि हमें क्या दिया जाए, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग वो कर रहे थे और गांधी जी इनके विरुद्ध थे। तब क्या किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने किसकी बात मान ली, भीमराव अंबेडकर की बात मान ली कि इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा। गांधी जी वहाँ से वापस भारत आ जाते हैं। भारत आकर वो क्या करते हैं, आमरण अनशन कर लेते हैं। क्यों, क्या गांधी जी का क्या कहना था या गांधी जी का क्या मानना था कि यदि इन लोगों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाएगा, यानी इनके मतदान करने वाले लोग अलग होंगे और ये वहाँ पर अपने प्रतिनिधि चुनने वाले यानी लोग अलग होंगे, तो क्या भारत कभी एक हो पाएगा? भारत का एकीकरण कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी जी इस बात के खिलाफ थे और उन्होंने भारत में आकर आमरण अनशन का व्रत रख लिया, जिसके ऊपर यानी इस गांधी जी के आमरण अनशन के कारण जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उनको झुकना पड़ा और एक समझौता हुआ दोनों में, जिसको क्या कहा गया, पूना पैक्ट। और ये समझौता कब हुआ, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट, यानी पूना में यह समझौता हुआ था। किस किस के बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था। अभी समझौते में क्या कहा गया कि आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। आरक्षित सीटों का प्रावधान क्या मतलब कि आपके जो एससी कास्ट है, अनुसूचित जातियां हैं, आपके वर्ग को भी प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होने का अधिकार होगा, लेकिन जो वोट डालेगा वो सामान्य निर्वाचन वर्ग डालेगा, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। यहाँ पर आरक्षित यानी आरक्षण का जो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से शुरू होता है हमारा आरक्षण जो आज तक चल रहा है।
ये था हमारा पूना पैक्ट। इसके बाद हमने देखा कि दलित वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया, और एक और वर्ग है जो इस आंदोलन में भाग नहीं लेता, वो कौन सा है? हमारा मुस्लिम वर्ग। यानी मुस्लिम राजनीतिक संगठन बने हुए थे। जो हमारा मुस्लिम वर्ग था, कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग थे, वो पहले एक थे। खिलाफत आंदोलन या जो हमारा असहयोग आंदोलन था, उसके समय तक वो दोनों एक थे। जब इन्होंने मुस्लिम वर्ग ने खिलाफत आंदोलन किया, उस समय गांधी जी ने इनका साथ दिया और उनके लिए, उनकी सहायता के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दोनों वर्गों में दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। दोनों वर्ग एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है हिंदू महासभा का। तो सबको लगने लगता है जो कांग्रेस एक वर्ग बनाया हुआ है, वो तो हिंदुओं का वर्ग बन गया है, इसलिए जो मुस्लिम वर्ग है इससे अलग होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर सांप्रदायिक दंगे भी देखने को मिलते हैं। मुसलमान थे जो कांग्रेस का बहुत जगह विरोध करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। 1927 में एक बैठक हुई कि दोनों के बीच में एक समझौता किया जाएगा। अब लग भी यही रहा था कि कांग्रेस और जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम लीग है हमारी, वो दोनों एक हो। मुस्लिम लीग के नेताओं में थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि यदि जहां पर मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक है, वहां पर एक प्रतिनिधि खड़ा किया जाए जो मुसलमानों की तरफ से होगा। यानी केंद्रीय चुनाव या विधायकों के चुनावों में मुसलमानों को हिस्सा दिया जाए, यानी हमें राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, ऐसा वो मांग रहे थे। तब क्या हुआ, जो कांग्रेस थी वो ये मानने को तैयार थी कि हाँ, इनको अधिकार दे दिया जाएगा, इनके भी प्रतिनिधियों को खड़े होने का अधिकार होगा। तो दोनों का समझौता होने वाला था, दोनों के बीच में एक बैठक हो रही थी। लेकिन उसी समय हिंदू महासभा के जो उस समय के अध्यक्ष थे, उन्होंने इन लोगों के खिलाफ यानी मुस्लिम लीग के खिलाफ बहुत कटु शब्द कहे, जिसकी वजह से जो दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाया और दोनों वर्ग अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये मुस्लिम और कांग्रेस कभी भी इकट्ठे नहीं हो पाते। जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे या जो हमारे बुद्धिजीवी नेता थे, उन लोगों को ये डर लग रहा था कि कहीं क्योंकि मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी और हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जब अल्प संख्या में कोई वर्ग होता है तो उसके अधिकारों का हनन होने का डर बना रहता था। यही डर बन रहा था कि कहीं इनके अधिकार ना छीन ले या जो ये वर्ग है ये पिछड़ेपन का शिकार ना हो जाए। तो मुस्लिम वर्ग ने और जो हमारा नाम दिया है जिसको दलित वर्ग या जिसको आज हम कहते हैं एससी वर्ग, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि ये अपने आप को कांग्रेस से बिल्कुल अलग समझते थे और इनको लगता था कि जो ये आंदोलन चला हुआ है ये हमारा नहीं है, इसमें हमारे लिए कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ये आंदोलन तो सिर्फ कांग्रेस का ही है, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को अलग ही रखा। आगे आज यहाँ तक जो हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो हमारा इसके बाद यानी 1934 में धीरे धीरे जाकर समाप्त हो जाता है। जो ये वर्ग थे बहुत लंबे समय तक इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, कोई भी वर्ग बहुत लंबे समय तक इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया और धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। आगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक